अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमिलिया में जो आज का हमारा लेक्चर है ईटा के लिए, एमडीकेट के लिए, जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स है इसके लिए, तो वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। तो इंशाल्लाह आज मैं इस फाइल में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रिक्स टीच करूंगा और उसी आसान ट्रिक्स के ज़रिए से इस फाइलम के तमाम पॉइंट्स को मैं इंशाल्लाह बहुत ईजी करने जा रहा हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट ट्रिकी वीडियो ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। अच्छा, पहले तो ये चीज़ आप लोग जहन में याद रखें, जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है इसके जो मेन फीचर्स है उसके लिए दो किस्म के टर्म्स आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं, एक एमकेट और एक एफएसएच। एमकेट जिसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर लेंगे मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ताकि आपके जहन में हो। और ये जो एफएसएच है ना, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो हमारी ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे सीक्रेट होता है। अब याद रखिए ये जो एमकेट और एफएसएच है ना, तो याद रखिए 4 लेटर्स इसमें है और 3 लेटर्स इसमें है, तो ये टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हो गए। तो हम इसी दो टर्मिनोलॉजी के बुनियाद पर इस फाइलम के 7 फीचर्स को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देखें, एम का मतलब है मेटाजोन, मतलब ये एनिमल मेटाजोन्स है। मेटाजोन्स का यहां पर मतलब आप लोग ये लेंगे कि इस एनिमल के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। हालांकि इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था फाइलम सिनेट्रेट्स, तो उसमें इतने ज्यादा वेल डेवलप आर्गन और आर्गन सिस्टम नहीं थे, लेकिन इस एनिमल में आप लोगों को आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलेंगे, लिहाजा हम ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे मेटाजोन। हालांकि सिलेंट्रेट्स भी मेटाजोन्स है, और उससे पहले जो हमने फर्स्ट फाइलम पढ़ा था पोरिफरा पैराजोन्स है। सो पैराजोन्स वो एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर कोई खास आर्गन और आर्गन सिस्टम वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है आर्गन और आर्गन सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स और सही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम ऐसे एनिमल्स को मेटाजोन्स बोलते हैं। तो मेटाजोन्स में सिलेंट्रेट्स भी आते हैं और प्लेटीहेलमिन्थस भी आते हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अच्छे आर्गन और अच्छे खासे आर्गन सिस्टम आप लोगों को दिखाई देंगे। फिर सी का मतलब हम लेंगे सेरेब्रल गैंग्लिया, मतलब इस एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक खास स्ट्रक्चर पे कंपोज्ड होता है, एंड द नेम ऑफ सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेरेब्रल गैंग्लिया। और याद रखिए मैं यहां पर 2 लिखता हूं, ये भी ईटा में आ सकता है कि प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल के अंदर पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं। फिर ए का मतलब आप लोग लेंगे एसिलोमैट्स, मतलब इस एनिमल में सीलोम कैविटी के नाम से कोई खास कैविटी मौजूद नहीं होता, तो ऐसे एनिमल जिसमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होता है ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एसिलोमैट्स, और जिस एनिमल में सीलोम कैविटी प्रेजेंट होगा उस एनिमल्स को हम सीलोमैट्स बोलेंगे। टी का मतलब हम लेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिस एनिमल की बॉडी 3 लेयर से बनी होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इसकी बॉडी इन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एफ का मतलब हम लेंगे फ्लेम सेल्स, ये पॉइंट आप लोग प्लीज बड़े गौर से सुनिए। और एफ का मतलब आप लोग फ्लेट वॉर्म्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जो प्लेटीहेलमिन्थस है ये बेसिकली वॉर्म्स है, इसके अंदर वॉर्म्स आते हैं, कीड़े आते हैं, और वो वॉर्म जो है वो फ्लेट होते हैं, तभी प्लेटीहेलमिन्थस आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेट वॉर्म्स। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेट वॉर्म्स, मतलब कि ये आगे की तरफ पीछे की तरफ, ये डॉर्सली वेंट्रली दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लैट होता है, तो हम इसको फ्लेट वॉर्म्स भी कहते हैं। और फ्लेम सेल्स का मतलब ये है कि इस एनिमल की बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो फ्लेम सेल्स पे मुश्तमिल होता है। यही फ्लेम सेल इसकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। एस का मतलब आप लोग लेंगे सॉलिटरी, मतलब कि इस फाइलम में कोई भी ऐसा स्पीशी नहीं है, एनिमल्स नहीं है कि वो कॉलोनी बनाते हैं, नहीं, ये सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब ये है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं। एच का मतलब है हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स मीन कि इस फाइलम के एनिमल बाइसेक्सुअल्स होते हैं, एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। और याद रखिए इस एनिमल के अंदर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि इसके बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है। तो याद रखिए मैंने एमकेट और एफएसएच जो 7 लेटर्स है, इसी 7 लेटर्स है, 7 किस्म की फीचर इस फाइलम के आप लोग आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरी एक बात आप लोग बड़े गौर से प्लीज सुनिए, ये जो फाइलम है ना, इसके अंदर जो एनिमल्स है उस एनिमल में थोड़ा सा वेरिएशन है, वो वेरिएशन आपकी बुक में क्लियर कट नहीं है, लिहाजा मैं आप लोगों को 2-3 बातें पहले शेयर करूं ताकि ये सारे के सारे पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग आसानी से मेमोराइज कर सकें। याद रखिए माय डियर्स, प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के तमाम एनिमल को हम डिवाइड करते हैं 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में।
ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं क्लास टर्बिलेरिया, बहुत गौर से सुनिएगा। सेकंड है क्लास सेस्टोडा, जबकि थर्ड है क्लास ट्रिमाटोडा। ये 3 क्लासेस मिलकर इस फाइलम को कंप्लीट करते हैं फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस को। अब ये जो पहला क्लास है टर्बिलेरिया, आपकी बुक में इस ग्रुप का जो मेन कॉमन एग्जांपल यह है वो है प्लेनेरिया। पहले तो एमसीक्यू में ये आ सकता है कि टर्बिलेरिया ग्रुप के अंदर कौन सा एनिमल आता है, तो ऑप्शन में यकीनन यही आएगा, प्लेनेरिया ही आएगा। अब याद रखिए टर्बिलेरिया के बारे में 1-2 बातें सुने तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। वो ऐसे कि इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, वो फ्री लिविंग होंगे। फ्री लिविंग का मतलब यह है कि वो पैरासाइट्स नहीं होंगे, वो नॉन पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो इंसान दुश्मन नहीं होंगे, वो इंसान दोस्त होंगे, मतलब कि वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देते हैं। तो याद रखें कि ये एनिमल्स बेसिकली ख़तरनाक नहीं होते हैं, इस ग्रुप के एनिमल पैरासिटिक नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग होंगे। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स इस एक नुक्ते की बुनियाद पर हम बहुत ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। इसकी बॉडी सिलिएटेड होती है, क्योंकि अगर ये फ्री लिविंग होंगे तो ये होस्ट के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि पैरासाइट्स जाकर होस्ट की बॉडी में रहकर उससे खुराक भी लेते हैं और उसके जिस्म को नुकसान भी देते हैं। तो ये पैरासिटिक तो है नहीं, लिहाजा ये सॉइल के अंदर रहते हैं, बॉडी से बाहर किसी होस्ट की बॉडी से ये खुराक लेते ही नहीं है। ये बेसिकली अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये मिट्टी के अंदर रहते हुए खुद अपने लिए खुराक सर्च करेगा, क्योंकि ये फ्री लिविंग होंगे, ये आजादाना तौर पर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने वाले एनिमल्स होंगे। तो ये जब घूमेंगे जाएंगे खुराक को सर्च करेंगे ना, तो कम से कम ये तो मूवमेंट करेंगे। तो इसके मूवमेंट के लिए अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी को कुछ स्ट्रक्चर दिए है। नंबर 1, इसकी बॉडी सिलिएटेड होगी, इसकी बॉडी के ऊपर सीरिया होगी और ये सीरिया ये हरकत में इस्तेमाल करेंगे। वेल डेवलप मसल, इसकी बॉडी के जो मसल्स होंगे वो वेल डेवलप होंगे ताकि इसके लोकोमोशन में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये जब लोकोमोशन करेंगे इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, तो ये सीलिया और वेल डेवलप मसल की मदद से इंडिपेंडेंट और आजादाना हरकत कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। लोकोमोटरी ऑलरेडी मैंने कहा कि ये फ्री लिविंग होंगे, तो फ्री लिविंग एनिमल जो है वो लोकोमोशन करते हैं। नो क्यूटिकल लेयर, ये क्यूटिकल लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये फ्री लिविंग होंगे, पैरासाइट है नहीं। ये तो पैरासाइट जब होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं तो होस्ट के इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होगा, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल लेयर। तो ये पैरासिटिक तो नहीं है, ये तो होस्ट इंडिपेंडेंट है, लिहाजा इसके लिए मिट्टी में या सॉइल में कोई खतरा ही नहीं है, लिहाजा इसकी बॉडी में कोई क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं होगा। तभी मैंने लिखा है कि नो क्यूटिकल लेयर। अच्छा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये जब खुराक सर्च करेंगे ना तो ये खुराक को इंजेस्ट करेंगे। अब ये जिस खुराक को इंजेस्ट करते हैं ना वो डाइजेस्टेड फूड नहीं होता, ये तो पैरासाइट होस्ट से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इंजेस्ट करेंगे माउथ के जरिए से और उसको फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से डाइजेस्ट करेंगे। तो लिहाजा इसकी बॉडी में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ताकि उसी डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो खुराक लिया हुआ है उसको आसानी से हजम कर सके। रीजनरेशन एबिलिटी इज प्रेजेंट, हाँ इसकी रीजनरेशन एबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। अब थोड़ा सा सोच है कि कुदरत का निज़ाम ये है कि ये एनिमल फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, इस ग्रुप वाले एनिमल, अगर इसकी बॉडी को आप डिफरेंट किस्म के पीसेस में तोड़ भी दें तो ये दोबारा अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकती है। करे ना, क्योंकि ये तो फ्री लिविंग एनिमल है, पैरासाइट्स तो है नहीं। अगर ये अपने आप को टुकड़े होने के बाद दोबारा से रीजनरेट भी करे तो ये तो एनिमल और ह्यूमन को कोई नुकसान देता ही नहीं है, पैरासिटिक तो नहीं है ना। तो लिहाजा क्योंकि ये नुकसान देने वाले जानवर नहीं है, लिहाजा कुदरत ने इसकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी रखी हुई है। और हाँ, इस ग्रुप के एनिमल जैसे कि प्लेनेरिया में कोई हुक और सकर्स नहीं है, नो हुक एंड सकर, क्योंकि हुक और सकर तो पैरासाइट्स में होते हैं कि जब भी इस फाइलम के जो पैरासाइटिक एनिमल होते हैं वो जब भी होस्ट की बॉडी में रहते हैं ना तो ये हुक के जरिए से अपने आप को किसी ऑर्गन के साथ अटैच करेंगे और होस्ट की बॉडी से खुराक को लेने के लिए सकर ऑर्गन इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो होस्ट इंडिपेंडेंट है, पैरासिटिक तो ये है नहीं, लिहाजा इसके लिए किसी भी हुक और सकर की जरूरत ही नहीं है। सो देखिए, एक ही नुक्ते में और एक ही कॉन्सेप्ट की बुनियाद में सारी पॉइंट आसानी से मेमोराइज हो जाते हैं। सेकंड जो ग्रुप है क्लास सिस्टोडा, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। सिस्टोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं इस फाइलम के उसको टेप फॉर्म्स कहते हैं। और याद रखिए सिस्टोडा जो है ये पैरासाइट्स है और ये है एंडो पैरासाइट्स। और मैं स्टार्ट में ये पॉइंट
कहूँ, नोट करें कि इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं जिसको टेपवर्म्स कहते हैं, ये होस्ट के बॉडी के अंदर अपने आप को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से रेडीमेड खुराक भी लेते हैं। तो ये लीव इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो याद रखें ये पैरासाइट्स है, लिहाजा ये नॉन सीरिएटेड होंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो इसके लिए हरकत की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं, कभी इधर उधर घूमते नहीं है कि बस इंटेस्टाइन से गुर्दों में जाए, गुर्दों से ये लेवर में गए, ना ना, ये माइग्रेशन करेंगे नहीं, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे, लिहाजा ये हरकत नहीं करते हैं। तो इसलिए कुदरत ने इसके बॉडी में कोई सिलिया नहीं रखी है, न इसके मसल वेल डेवलप है, तो इसके मसल है पूरे डेवलप और इसकी बॉडी में कोई सिलिया भी नहीं है क्योंकि ये नॉन लोकोमोटरी एनिमल्स है, क्योंकि ये पैरासिटिक है, ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, लिहाजा इसके लिए किसी भी मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो हम जो मज़ेदार किस्म के डिलीशियस खुराक लेते हैं ना, और वो हमारे इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्ट होते हैं, उसी डाइजेस्टेड फूड पे ये एनिमल हरकत और अटैक करते हैं और इसी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। लिहाजा ये एनिमल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हजम शुद्ध खुराक लेते हैं, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन खुराक को हजम करने वाले सिस्टम, तो ये तो हमारा हजम शुद्ध खुराक हमारे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से लेते हैं ना, तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर नो रीजनरेशन एबिलिटी, थैंक्स लॉर्ड, थैंक्स गॉड कि इसके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, ख़तरनाक है, हमारी बॉडी को नुकसान देने वाले एनिमल्स हैं। लिहाजा अगर इसमें रीजनरेशन एबिलिटी होती ना, तो अगर ये टुकड़ों में डिवाइड भी होते तो ये दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करते, दोबारा से फिर हमारी बॉडी को अंदर से तबाह और डैमेज करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसमें कोई रीजनरेशन एबिलिटी नहीं रखी है। और हाँ, ये चूँकि पैरासाइट्स है तो ये होस्ट डिपेंडेंट है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ खुद को अटैच करते हैं हुक्स आर्गन की मदद से और शकर आर्गन की मदद से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को सक करता है। और ये पॉइंट जहन में याद रखिए, ये हुक्स और शकर इसके बॉडी के अंदर होते हैं हेड में, मतलब इसके अंदर एक खोपड़ी होती है और इस खोपड़ी को हम यहाँ पर नाम देते हैं स्कॉलिक्स। और ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आएगा कि फाइलम में से कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल में सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। सिविलाइजेशन मीन फर्स्ट वो कौन सा एनिमल है जिसमें प्रॉपर हेड डेवलप हुआ था, तो प्रॉपर हेड डेवलप वाले एनिमल यही थे और इसी हेड को हम स्कॉलिक्स कहेंगे और इस स्कॉलिक्स हेड के अंदर ये हुक और शकर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट है क्लास, ये भी तकरीबन इनकी तरह ही है, इसको हम बोलते हैं क्लास ट्रीमाटोडा और इस क्लास से जो एनिमल ताल्लुक रखते हैं उसको फ्लूक्स कहते हैं। फ्लूक्स ये भी टेपवर्म्स की तरह पैरासाइट्स होंगे, लिहाजा इन ग्रुप और इन ग्रुप के 95% फीचर्स आपस में मैच करेंगे, एक जैसे होंगे। जैसे कि आप देखिए, ये भी पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स ये भी है, ये भी नॉन सीरिएटेड है, नॉन सीरिएटेड ये भी थे क्योंकि ये भी जब पैरासाइट्स है तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी के जिस आर्गन में रहते हैं, तो लिहाजा इसके लिए लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसके अंदर भी पुअर डेवलप मसल्स है और ये नॉर्मली नॉन लोकोमोटरी होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है, लेकिन वो पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अंदर तो सरासर एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो टेपवर्म्स है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो इसको 100% कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलते हैं। और ये जो है, ये फ्लूक्स जो है, ये ज्यादातर लिवर में रहते हैं, तो लिवर से इनको फूड मिलता है, लेकिन बाज़ औक़ात लिवर से इनको हर टाइम डाइजेस्टेड खुराक भी नहीं मिलता है। तो कभी कभी ये जो फूड लेगा हमारे लिवर से ही, क्योंकि हमारा लिवर हमारी बॉडी का स्टोरेज फैक्ट्री है, तो हमारे जिगर के अंदर जो खुराक स्टोर्ड है, तो कभी कभी ये जब हमारे लिवर से वो स्टोर्ड खुराक लेगा तो ये फिर उस खुराक को अपनी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, ये भी चूंकि पैरासाइट्स है तो इसके अंदर भी रीजनरेशन एबिलिटी प्रेजेंट नहीं है, और ये भी पैरासाइट्स है तो ये भी लिवर के अंदर जब रहेंगे तो लिवर के साथ हुक्स की मदद से और लिवर से खुराक लेंगे शक्कर की मदद से। तो इस क्लास के एनिमल जिसको फ्लूक्स बोला जाता है उसमें भी हुक्स और शक्कर प्रेजेंट होता है। और लास्ट में ये कुछ पॉइंट तो एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेपवर्म्स होते हैं ना, सिस्टोडा ग्रुप वाले, ये फर्दर होते हैं दो किस्म के, एक को हम बोलते हैं बीफ टेपवर्म और एक को बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। अभी बीफ मीन जो गोश्त हम खाते हैं ना, तो याद रखें जो गोश्त हम खाते हैं और उस गोश्त को हम बिल्कुल अनकुक फॉर्म में खाएं, तो इसी गोश्त के अंदर टेपवर्म के अंडे होते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म। तो इसी अनकुक गोश्त को जब हम लेते हैं ना, तो ये
यही अंडे जब हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप होकर बीफ टेपवर्म बनाएंगे। तो बीफ टेपवर्म का साइंटिफिक नेम भी अक्सर एमसीक्यू में आता है, जिसको हम बोलते हैं टीनिया सेजेनेटा। और ये जो पोर्क टेपवर्म है, तो पोर्क जो है ये भी एक एनिमल है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्क है इसको भी अगर कोई बंदा अनकुक फॉर्म में खाए तो याद रखिए इसमें भी इस टेपवर्म के अंडे होते हैं। तो इस पोर्क एनिमल के गोश्त को अनकुक फॉर्म में लेने की वजह से वो अंडे जब हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसी अंडों से जो टेपवर्म बनेंगे उसको पोर्क टेपवर्म कहेंगे, और इसी पोर्क टेपवर्म का साइंटिफिक नेम को हम टीनिया सूरियम कहेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाले है क्लास जिसमें फ्लूक्स आते हैं ना, तो ये फ्लूक्स फर्दर दो किस्म के होते हैं। लिवर फ्लूक ये लिवर में रहते हैं, ब्लड फ्लूक ये हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं। तो लिवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक के साइंटिफिक नेम पर भी अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फैसियोला हेपेटिका, जबकि ब्लड फ्लूक का साइंटिफिक नेम है सिस्टोसोमा। और हेड की बात तो ऑलरेडी मैंने की गई है, फर्स्ट एनिमल है जिसमें सिविलाइजेशन हुआ था, जिसमें प्रॉपर हेड डेवलप हुआ था। और हाँ, अगर ईटा में फाइनली अगर कोई ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाए, फाइनली एक बात है कि इस फाइलम के कौन से एनिमल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो याद रखिए प्लेनेरिया जो आपकी बुक में मेंशन है इसका साइज है 10 मिलीमीटर। और इस फाइलम के वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो साइज में काफी लेंथी होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, तो वो टेपवर्म में कुछ ऐसे वर्म हैं कि उसका साइज, उसका लेंथ जो है वो 16 फीट तक मैक्सिमम जा सकता है। तो देखें, बहुत ही मैंने आप लोगों के लिए ये फाइलम आसान किया, इसको प्लीज पढ़िए, सीखे और एंजॉय करें, और ये वीडियो भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।